नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से। यहाँ देश और प्रदेश में बढ़ती सुरक्षा सतर्कता के बीच गुरुवार को ATS की कार्रवाई से आजमगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि ATS ने जिले के 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। बता दें कि दोनों पर सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान से जुड़े कुछ संदिग्ध हैंडल्स के संपर्क में रहने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादादपुर गांव निवासी मोहम्मद अहमद पुत्र रेहान अहमद तथा सनामिर थाना क्षेत्र के पठान टोला निवासी आजम शैफी पुत्र नैयर जमाल को ATS टीम ने उठाया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मोहम्मद अहमद गुरुवार सुबह करीब 7 बजे रेहान बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर मौजूद था, तभी अचानक ATS की टीम पहुंची और उसे अपने साथ लेकर चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टीम ने बताया कि दोनों युवकों पर पाकिस्तान की कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स से व्हाट्सएप व अन्य माध्यमों से संपर्क में रहने का संदेह है। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां काफी समय से इनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी और दिल्ली से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों की माने तो ATS दोनों युवकों को पूछताछ के लिए प्रयागराज लेकर गई है। सूत्रों के अनुसार ATS ने आजमगढ़ से 5, मऊ से 1 और बलिया से 1 युवक को पकड़ा था, जिसमें से आजमगढ़ के 3 युवकों और मऊ बलिया के युवकों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जबकि आजमगढ़ के 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। वही चर्चा यह भी है कि जिले के कुछ अन्य युवक भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ATS की इस कार्रवाई के बाद जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। निजामाबाद थाना क्षेत्र की फरिया पुलिस चौकी प्रभारी चित्रांशु मिश्रा ने बताया कि मोहम्मद अहमद को ATS द्वारा प्रयागराज ले जाने की जानकारी मिली है। हालांकि उन्होंने यह किसी युवक के संबंध में आधिकारिक जानकारी होने से इनकार किया है। फिलहाल मामले में ATS अथवा जिला प्रशासन की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच एजेंसियों पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब भारत में भी साफ दिखाई देने लगा है। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के गठन के बाद शुक्रवार सुबह 6 बजे से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस फैसले ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों की तरह आजमगढ़ में भी पेट्रोल और डीजल महंगा होने से लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 3 रुपये 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत लगभग 98 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल भी 3 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और रुपए की कमजोरी को इसकी वजह बताया है। रसोई गैस, CNG और दूध की कीमतों में पहले से हो चुकी बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल डीजल महंगा होने से लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। इसका असर माल ढुलाई, बस किराया और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका लोगों को पहले से होने लगी थी। बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने की अपील किए जाने के बाद लोगों को अंदेशा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब भारतीय बाजारों पर भी दिखाई देने लगा है। आजमगढ़ में गुरुवार को ही तेल की कीमतों में वृद्धि की आशंका को देखते हुए कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की कमी देखी गई। जिन पंपों पर तेल उपलब्ध था वहां भारी भीड़ लगी रही। शुक्रवार को नई दरें लागू होने के बाद पेट्रोल पंपों पर पहुंचे लोगों ने सरकार पर चुनाव खत्म होते ही महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया।
उपभोक्ताओं का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ईंधन महंगा हुआ है, जिसका असर भारत पर भी पड़ा है। हालांकि उनका मानना है कि इससे महंगाई और तेज होगी और आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में सुभाष चंद्र उपाध्याय, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, अवनीश, आकाश गुप्ता, दिलीप कुमार चौरसिया का मीडिया से बातचीत में सुनिए। क्या नाम है आपका? अरे सुभाष चंद्र उपाध्याय। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अरे भाई वो तो सरकार का काम है। जब चुनाव आएगा तो 2-3 रुपया सस्ता कर दी, तब तक जनता जाएगी भूल। इधर जब तक चुनाव तो जूते मारो, जितना खून चूसना चूस लीजिए। हम लोग तो खुदे भुगत रहे हैं, जो कि EPS 95 के हम लोग आज कर्मचारी पैसा लाखों रुपया काट कर कर्मचारी का देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और वही हालत ही है। अब पता चला चुनाव खत्म हुआ तो ये हुआ नहीं, तुरंत इसलिए नहीं बढ़ा के लोग कहेंगे अभी बढ़ गया। तो भाई ठीक है, अपना चुनाव था तब तक दाम नहीं बढ़ा। बस। और दूसरी बात, अपना खर्चा तुम लोग कम नहीं कर रहे हैं। आधा कर दो गाड़ी, ये कर दो वो कर दो। और जितना महीनों में 1.5 लाख 2 लाख लोग लूट रहे हैं, हर सांसद विधायक, लेकिन नहीं तो भाई धंधा है सरकारों का। तो कैसे देखते हैं आम आदमी कितना असर पड़ेगा? अरे असर तो जो पड़ रहा है वो तो जूते तो खाना जनता काम है। और फिर जब वोट आएगा तो जात पात के नाम पर लोग बढ़ जाएंगे, हिंदू मुसलमान बढ़ जाएंगे, तमाम तरह की तमाशा करेंगे बैठ के। ये सब तो बहरूपिये बैठे हैं लखनऊ दिल्ली में ना, आदमी नहीं बैठे हैं सब। हाँ, जितना चूसना चूस ले। शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इतना जी आज पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं देर रात से ही, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन सरकार उसमें सफल नहीं हो पाई है। जब तक 5 राज्यों के चुनाव थे तब तक तेल स्थिर था, और जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए उसके बाद सरकार ने तेल में इजाफा कर दिया। यह कहीं न कहीं सरकार की मिली भगत है, और हम लोग रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं। ये बताइए, 100 रुपया तेल हो गया है, 100 रुपया का हम रोज तेल भराएंगे तो क्या बचेगा हम लोगों के पास? कैसे देखते हैं आम आदमी पे बहुत प्रभाव पड़ा है। इससे हर चीज़ें महंगी होंगी, खाने पीने की सामानें महंगी होंगी, होटल के सामान महंगे होंगे, होटल में ठहरने के लिए रोज महंगी होंगी। आम आदमी पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। आकाश गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? चिड़ियाकोट। आज सरकार ने तेल के दामों में डीजल में 3 रुपये 11 पैसा, पेट्रोल में 3 रुपये 14 पैसा बढ़ाया। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई वो तो सभी देशों का वही हाल है, स्पेशल हमारे भारत का थोड़ी ना है। अगर आप रोज काम करने वाले हैं, रोज कमाने वाले हैं, अगर आप इतना महंगा तेल होगा कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं? देखना ही पड़ेगा ना। सरकार ने कहा कि अगर आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, और गाड़ी वो तो हम डेली आना जाना रहता है हमारा, चिड़ियाकोट से आजमगढ़, आजमगढ़ से चिड़ियाकोट। अवनीश, कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़। अच्छा, मोदी जी ने केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम 3 रुपये 14 पैसा बढ़ा दिया। इससे कितना असर पड़ेगा आम पब्लिक के, आम जनता? असर तो पड़ेगा ही, अच्छा खासा असर पड़ेगा, लेकिन क्या किया जा सकता है। पूरी दुनिया का जब वही हाल है तो झेलना पड़ेगा ही सबको, कोई नहीं बचेगा उससे। अच्छा, सरकार ने आह्वान किया है कि पिछले 1 साल तक अगर आवश्यक हो तभी घर से बिल्कुल निकलें, सही सोना है, कम खरीदें। इसको आप किस सही। नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल सही है, सबका भला है। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत कोई भला नहीं है, हमारा ही भला है उसमें, न कि उनका कोई भला है। दिलीप कुमार चौरसिया, कहाँ के रहने वाले हैं? एलवल। अच्छा, आज सरकार ने 3 रुपये 14 पैसा पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की, इससे कितना असर पड़ेगा आप लोगों को? क्यों दाम बढ़ेगा तो कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा ही हर चीज पे। चीज़ें महंगी होंगी, कुछ न कुछ हर चीज पे असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जेब पे और उसमें क्यों नहीं, हर चीज पे पेट्रोल माल ढुलाई महंगा होगा, हर चीज दाम बढ़ेगा। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को अथरुलिया डाक बंगला पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, प्रधानमंत्री की मितव्ययिता संबंधी अपील, विपक्ष के आरोपों और सपा नेताओं के बयानों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के सवाल पर मंत्री राजभर ने कहा कि इसका मुख्य कारण ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का सीधा असर आयात निर्यात और तेल आपूर्ति पर पड़ता है, जिससे कीमतों में उछाल आता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हालात सामान्य होते ही आम जनता को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोने की खरीद और
व्ययिता को लेकर की गई अपील का समर्थन करते हुए राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री के सभी निर्णय राष्ट्रहित में होते हैं। उन्होंने कहा कि देश की खुशहाली और अमन चैन के लिए जनता को प्रधानमंत्री की बातों का अनुसरण करना चाहिए। विपक्ष द्वारा सरकार पर फिजूल खर्ची के लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल विरोध की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपने काफिले को छोटा कर मित व्ययिता का संदेश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मण समाज पर दिए गए विवादित बयान की निंदा करते हुए राजभर ने कहा कि ब्राह्मण समाज देश की विद्वान परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता समाज में जातीय तनाव फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव की आकस्मिक असामयिक मृत्यु पर दुख जताते हुए राजभर ने इसे बेहद दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि यदि परिवार किसी प्रकार की आशंका जताता है तो सरकार निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहना है ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, आप सुनिए। सबसे पहले सोने और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने सोने की खरीद को लेकर अपील की है, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। सहारा बाजार में काफी हलचल है, लगन का सीजन है, व्यापारियों और ग्राहकों में चिंताएं हैं। क्या कहना चाहेंगे? कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश हित में, राष्ट्र हित में उन्होंने फैसला लिया है कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध से जो आयात और निर्यात की नीति है वो प्रभावित हो रही है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, पहले हम उसको का देखें। उसको देखते हुए उन्होंने ऐसा किया है। विपक्ष बार बार घेराबंदी कर रही है कि जो शपथ ग्रहण समारोह में तामझाम किया गया, चुनाव के समय नहीं याद आया। क्या लगता है कि जो जनता के मुद्दे हैं भटकाने के लिए इधर कर रहे हैं? खापला में काफी खर्चा किया गया, काफी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया, तब ये प्रस्ताव नहीं था इस तरह का चुनाव खत्म होने के बाद और करने के बाद इस तरह से। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना। प्रधानमंत्री अब कहिए कि पैदल चलें, विपक्ष की सोच है कि पैदल चलें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी फ्लीट है उसको आधा कर दिया। कल आपने देखा कि 2 गाड़ी से प्रधानमंत्री लोकसभा गए अपने ऑफिस में। तो एक जो उनका निर्देश है उस निर्देश का पालन सभी सूबे के मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, आम जनता, आप देश चाहते हैं सर्वोपरि देश खुशहाल रहे, देश में अमन चैन रहे, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी की बात को सबको मानना चाहिए। विपक्ष कह रही है कि जो काफिला में खर्चा किया गया ये पहले से क्यों नहीं किया जा सकता था? अभी चुनाव में काफी हेलीकॉप्टर घूमे, काफी तेल इधर खर्चा हुआ, अब चुनाव जीतने के बाद जनता को भटका रहे हैं। ये विपक्ष के लोगों का जो आरोप है निराधार है। चुनाव के समय लोग पैदल जाएं, विपक्ष भी तो अपना इस्तेमाल कर रहा था। चुनाव के बाद जो ये चीज़ें आई, ऐसा महसूस हुआ कि नहीं देश में संकट आ सकता है, जब ईरान और अमेरिका लड़ रहा है ऐसा संकट आ सकता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि चुनाव खत्म होने के बाद ईंधन के दाम बढ़ा दिए गए। क्या आम जनता पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम करने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी? निश्चित है कि लड़ाई खत्म हो, ईरान और अमेरिका की लड़ाई जिस दिन खत्म होगी तो बहुत सी चीज़ों पर राहत मिलेगा देश की जनता को। सपा प्रवक्ता का बयान आया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने हाल में ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित बयान दिया है। एक तरफ अखिलेश यादव हिंदू रीति रिवाज की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रवक्ता ऐसा बयान दे रहा है। क्या है? देखिए, पहले तो हम भाटी जी के बयान की घोर निंदा करते हैं। इस देश में सबसे विद्वान कौम ब्राह्मण है। तो जो जाति व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था में, और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी के नेता वो अपने नेताओं को यही सिखाते हैं कि जातियों को गाली दो। हम तो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि तमाम समाजवादी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी, जैसे समाज में विद्रोह पैदा हो, द्वेष पैदा हो। एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि हमको ब्राह्मण समाज हमको वोट दे, दूसरी तरफ ब्राह्मण को बता रहे हैं कि उन्हीं के नेता तुलना कर रहे हैं वेश्या से भी। ये हम इसकी निंदा करते हैं।
ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। ये किसी के नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता किसी के नहीं हैं। ये सिर्फ समाज में नफरत फैला सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, तानाशाही करने की बात सिखाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। प्रतीक यादव की मौत के बाद मुलायम सिंह के प्रतीक यादव के मौत के बाद और जन आरोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं काफ़ी चोटें आई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, दुखद घटना है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको, परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो उसकी एक जांच के लिए एप्लीकेशन दे दें, सरकार जांच करा देगी, जो सही होगा वो सामने आ जाएगा। डीजल पेट्रोल के दाम आज 3 रुपए महंगे हो गए हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का कारण ईरान और अमेरिका युद्ध है। युद्ध होने की वजह से जब वो लोग युद्ध करते हैं, दो देश आपस में लड़ते हैं, तो आसपास के देश भी उससे प्रभावित होते हैं। तेल, हम लोगों के यहाँ जो तेल आता है वो निश्चित है कि वो ईरान और इराक से ही होके आता है, वहीं से आता है तेल। तो जब वहाँ युद्ध हो रहा है तो तेल का जो आमद है हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ऐसा फैसला देश के प्रधानमंत्री जी को लेना पड़ा। तो खबर आजमगढ़ से, जहाँ मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप जनपद आजमगढ़ में महिला स्वावलंबन एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा नवाचारों के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अनुदान के माध्यम से 250 पिंक का प्रेरणा दीदी कैंटीन फास्ट फूड सेंटर रूपी आधुनिक ठेले उपलब्ध कराए गए हैं। इस महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतीकात्मक रूप से 5 दीदी कैंटीन फास्ट फूड सेंटरों का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्थापित इन दीदी कैंटीनों फास्ट फूड केंद्रों का मुख्य उद्देश्य एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्थानीय बाजारों में उद्यम स्थापित कर आजीविका संवर्धन हेतु अवसर उपलब्ध कराना। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुख्य धारा के व्यवसाय से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि इन कैंटीनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने महिलाओं को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि बेहतर सेवा एवं गुणवत्ता के माध्यम से ये केंद्र अपनी अलग अलग पहचान स्थापित करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने कहा कि प्रदेश स्तर पर यह एक अभिनव प्रयोग है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं से सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिन 5 फास्ट फूड सेंटरों का शुभारंभ किया गया उनमें विकास खंड रानी की सराय की ग्राम पंचायत लक्ष्मीरामपुर स्थित चंद्रमुखी स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित आयुष फास्ट फूड, विकास खंड सठियाव के ग्राम पंचायत चरई स्थित स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित रीतिका फास्ट फूड, विकासखंड सठियाव के ग्राम पंचायत किरमा स्थित कृतिका स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित मौर्य फास्ट फूड, विकासखंड पलनी के ग्राम पंचायत बुदैला स्थित सहायता स्वयं समूह द्वारा संचालित दीदी प्रेरणा कैंटीन तथा विकासखंड अजमतगढ़ की ग्राम पंचायत नरहन खास में संचालित पिंक प्रेरणा कैंटीन शामिल हैं। उद्घाटन के उपरांत अधिकारियों, मीडिया कर्मियों एवं आम जन द्वारा कैंटीनों से पकौड़ी, चाय, टिकिया, नींबू पानी, जूस आदि खाद्य पदार्थों की खरीद कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया गया। उपस्थित लोगों ने खाद्य पदार्थों के स्वाद एवं गुणवत्ता की सराहना करते हुए कहा कि इनमें घर जैसी शुद्धता एवं स्वाद का अनुभव हुआ है। इस अवसर पर उपायुक्त स्वरोजगार डॉक्टर आराधना त्रिपाठी, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, जिला मिशन प्रबंधक सहित संबंधित विकास खंडों के ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वावलंबी बने। तो हम लोगों की कोशिश है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को स्वरोजगार के अवसर दें। जैसे आपने पूर्व में देखा कि माननीय मुख्यमंत्री युवा योजना में है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 4000 से ज़्यादा लोगों को लोन मिला। आज हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, NRLM में 250 ऐसे जो SHG हैं, स्वयं सहायता समूह है, उनको CIF के अंतर्गत वित्तीय सहायता देकर उनको छोटे छोटे रोजगार के अवसर दिए हैं ताकि
कुछ अर्न करें, अपने परिवार वालों का लाइवलीहुड चलाएं, लखपति दीदी बने और राज्य और देश के विकास में अपना सहयोग करें। तो हमने ये जो हैं हर एक ब्लॉक पे लगाएंगे, जनपद में 22 ब्लॉक है और जहाँ भी इनको सुविधा हो वो लगाएंगे। और हमारे यहाँ लगभग कितने 2.5 लाख के लगभग महिलाएं एसएचजी में जुड़ी हुई हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ा जाए और सबको स्वरोजगार के अवसर देकर उनकी आमदनी बढ़ाया जाए। नाम डॉक्टर आराधना त्रिपाठी है। मैं यहाँ आजमगढ़ में उपायुक्त स्वतः रोजगार के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे जिलाधिकारी महोदय ने 5 ठेलों का उद्घाटन किया है और ये हमारे मुख्य विकास अधिकारी और आदरणीय डीएम सर के माध्यम से ये समूह की महिलाओं को, दीदियों के स्वावलंबन के लिए एक नवाचार किया जा रहा है, जिसके क्रम में जो हमारी समूह की दीदियाँ कहीं पर छोटे छोटे रोजगार कर रही थी, ठेला लगाकर, कहीं भूजा, कहीं चाय, कहीं फुल्की चाट, इस तरह के छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं मार्केट में अपनी ठेले लगाती थी या करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो उन सभी को चयनित करते हुए 250 समूह की महिलाओं को, हमारी ये जो दीदियां हैं, इनको जो समूह के पैसे देकर RFCIF दिया जाता है, उससे इन्होंने लोन लिया है और उससे इन्होंने अपने ठेले का निर्माण कराया है और अपना ठेला संचालन कर रही हैं, जिससे इनको जो लोग पहले से कार्य कर रही थी, उनको जो उनकी आय है लगभग उनकी दोगुनी हुई है। जैसे कि जो सर्वे में पता चला कि अगर वो 5,000 कमाती थी एक अनऑर्गेनाइज तरीके से, तो जब उनको एक व्यवस्थित ठेला मिल गया और एक स्पेस मिल गया, एक जगह मिल गई, स्थान मिल गया जहाँ पे वो अपना ठेले का संचालन कर रही हैं, तो लगभग 10,000 से 15,000 की आय उनको हो रही है। तो इससे एक जो प्रधानमंत्री लखपति दीदी कार्यक्रम भी है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाते हुए उनको लखपति बनाने का, उसके तहत भी इनको रोजगार मिल रहा है और महिलाएं या हमारी समूह की दीदियां स्वावलंबी बन रही। खबर आजमगढ़ से, जहाँ उत्तर प्रदेशीय प्रारंभिक शिक्षक समिति ब्लॉक इकाई तहबरपुर के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ब्लॉक सभागार तहबरपुर में वर्तमान परिवेश में शैक्षिक समस्याएं एवं शिक्षकों की भूमिका विषयक शैक्षिक एवं शिक्षकोन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर राम उजागर शुक्ल द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सरस्वती वंदना की मनोहारी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अतिथियों का माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। खचाखच भरे सभागार को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर राम उजागर शुक्ल ने कहा कि बदलते परिवेश में शैक्षिक समस्याएं नए रूप में सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने सदैव समाज को दिशा और गति देने का कार्य किया है तथा शिक्षक समुदाय को समस्याओं का सर्वमान्य समाधान निकालने के लिए आगे आना होगा। जिला महामंत्री रविशंकर यादव ने शिक्षकों को आधुनिक शैक्षिक तकनीक के प्रयोग के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षण कार्य में तकनीक को अवसर के रूप में अपनाना समय की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार धीरे धीरे शिक्षकों की परिलब्धियों को समाप्त करती जा रही है। संगोष्ठी की अध्यक्षता नर्मदेश्वर उपाध्याय तथा संचालन स्वामीनाथ यादव ने किया। क्या कुछ कहना है डॉक्टर राम उजागर शुक्ल, जिला अध्यक्ष का, आप सुनिए। तहबरपुर पिछले इसी तारीख को 1 साल पूरा आज हो गया है, पिछली तारीख को हुआ था और आज 1 साल पूर्ण होने पे ये समारोह फिर कर रहे हैं। ये तहबरपुर ब्लॉक इकाई बहुत बहुत बधाई के पात्र है। निश्चित ही प्रारंभिक शिक्षक समिति तहबरपुर ब्लॉक में ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। जिला स्तर पर आप इस ब्लॉक की कार्यप्रणाली और शिक्षकों का जो काम रहा है उसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा, इसमें कोई गुरेज नहीं है। हमारे तहबरपुर ब्लॉक के अगर शिक्षक या हमारे प्रतिनिधि जो तहबरपुर ब्लॉक के हैं, समस्याओं का निराकरण अगर तहबरपुर का नहीं हुआ होता तो आज ऊंचाइयों से नीचे की तरफ जाता, बल्कि अग्रतर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब कार्यकारिणी जो यहाँ की है बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। निश्चित रूप से ये कार्यकारिणी बहुत बहुत बधाई के पात्र है और इनका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, ये देखिए, तहबरपुर प्रधानाध्यापक का झाड़ू लगाना तो जैसे BSA साहब से जब हमारी बात हुई, BSA साहब खुद स्वीकार करते हैं कि 95% विद्यालयों में बच्चे ही झाड़ू लगाते हैं
उन्होंने कहा कि केवल वो जो एक उनके हाथ में छड़ी थी वो थोड़ा सा प्रशासनिक दृष्टि से झाड़ू लगवाया जा रहा था, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वो मास्टर साहब ऐसा कुछ नहीं था कह रहे थे। अमूमन शिक्षक जब क्लास में जाता है, आज रोक के बाद भी टीचर की मेज पे या उसके हाथ में झाड़ू एक सीख छड़ी रहती है, उस छड़ी का उपयोग कई होता है। जैसे छोटा बच्चा अगर श्यामपट्ट पे नहीं पाता है पढ़ाते समय, तो छड़ी दे करके श्यामपट्ट पे बच्चों से उस शब्द का अर्थ पूछते हैं, या क्या लिखा है, कौन सा शब्द लिखा है, कौन सा अक्षर लिखा है, इसके लिए छड़ी दिया जाता है, रखी जाती है बस। और मारने के उद्देश्य से तो मेरे समझ से शिक्षक अध्यापकों को शिक्षक या अध्यापक बच्चों को 10 साल हो गया मारे, जब से अध्यापक और टीचर हमारे बच्चों को मारते नहीं, प्यार से अगर किसी को समझाया जाए तो वो ज़्यादा समझ में आता है। छड़ी से समझ में, छड़ी तो केवल एक उनको भय प्रदान करती है। आजमगढ़ के थाना मेहनगर क्षेत्र के बीरभानपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता चंदेई देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि उनके घर के सामने मौजूद करीब 500 वर्ग मीटर आबादी की जमीन पर कुछ लोग लगातार कब्जा करने का और निर्माण हटाने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी पहले भी कई बार निर्माण गिराने और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और पीड़िता का लगाया गया टीन सेट भी उठा लिए। महिला के अनुसार 20 अक्टूबर 2016 को 15 जून 2025 को भी विवाद के दौरान उनके निर्माण को नुकसान पहुंचाया गया था और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि विपक्षी पक्ष अब फिर से निर्माण गिराने और जबरन जमीन कब्जाने की धमकी दे रहा है। साथ ही उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। शिकायत में कहा गया है कि दबंगों का हौसला बढ़ा हुआ है और वे लगातार दबाव बना रहे हैं, जिससे परिवार में भय है। पीड़िता ने पुलिस से मांग की है कि मामले में तत्काल FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पहले क्या कुछ कहना है मेरे से बातचीत में पीड़िता और उनके पति का, आप सुनिए। मैं आपका फौजदार कहाँ के रहने वाले हैं? बीरभानपुर, थाना कौन सा लगता है? मेहनगर, तहसील मेहनगर। क्या मामला है कि आज SP कार्यालय आए हैं? मामला यही है कि जो है मेरा 50 साल से ऊपर का कब्जा आबादी के अंदर है और मेरा जो है कब्जा था 50 साल से ऊपर, और वो जिसका चकआउट है वो चक नहीं चकआउट है और उसको लिखवा लिया है फराड वराड में कभी, तो मान लीजिए मानता हूँ, लेकिन मेरा कब्जा पहले से था, वो भी नहीं कभी बोला कि मेरा है तुम छोड़ दो। 2 आदमी मतलब पहले ये हाँ, इसका कोई जिक्र इसका जिक्र नहीं था, दोनों पक्ष नहीं किए, न मुझे लिखने वाला न उसी का कि ये मेरी जमीन है छोड़ दो, उसने कभी नहीं बोला न बोलता। लेकिन इसने चढ़ा के उसको शराब और 4 दिन पिलाया उसके ट्यूबवेल पर और उसको लिखवा लिया। लिखवाने के बाद अब मुझे लिखाने वाला था, मैं सोचा कि इसको लिखवा लूं, तो वो उसको जानकारी हो गई और जानकारी मैं कहा मुझे चोरी नहीं था इसलिए कि मेरा कब्जा था, और वो मुझसे पहले चोरी से लिखवा लिया। हाँ, हमारा 50 साल से ऊपर का कब्जा था। हाँ, उसका न उन्हीं को लिखने वाला का कब्जा था न हम ही को, कब्जा किसी का नहीं था, केवल नाम से वो लिखाया। मैं तो कहा कि मुझे लिख दो, आखिर कभी लफड़ा होगा लड़कों में। नहीं, इससे तब नहीं विवाद हुआ, लो लिखा लिया जब चोरी से, तब विवाद हुआ। तो मैं नहीं जानता था कि ये लिखा लेगा चोरी से, मैं लिखवाया, मुझे पता चला कि ये भी लिखा लिया है। हाँ, पैसा तो 1,60,000 की 65,000 उस पर दस्तावेज पर लिखा है, दिया हूँ। हाँ, उससे ज़्यादा दिया हूँ। मेरा जो है मालियत लगी है ना, करकट बांस पेड़ इत्यादि की सब कुछ। हाँ, तो जमीन लिखवाए तो जब लेन देन नापने की, तब इसने ये भी कह दिया कि मेरी आपत्ति कर दिया, दाखिल खारिज नहीं। फिर दाखिल खारिज मेरा भी हुआ, इसका भी हुआ 1 दिन पहले। हाँ, 1 दिन पहले ये करा लिया। एक और चक है, एक और मेरा आबादी बीच में वो है, आबादी में भी कब्जा है, उसमें भी है, चक तो मेरा है ही है। हाँ, लेकिन ये जबरी कर रहा है और वो भी आबादी पर भी कर रहा है। लिखवाने के बाद फिर विवाद हुआ था? हाँ, क्या विवाद हुआ? विवाद यही हुआ था कि जो है मेरा छोड़ दो, मैं कहा मेरा छोड़ दूँ, मेरा तो कब्जा पहले से है, मेरे पे दस्तावेज पे कब्जा लिखा है। फिर क्या हुआ? विवाद क्या हुआ?
विवाद में तब वही करकट मेरा उठाए, मार झगड़ा किए, जबकि करकट बंजर में है। बंजर के उसके दरवाजे पर जो है ये 504 नंबर जो लिखाया गया है वो है। हाँ, और जबकि वो बंजर में है, आबादी में है मेरा कब्जा। उससे जितना है उससे ज़्यादा तो मेरा बंजर आबादी में कब्जा है। हाँ, बंजर में उसकी लैट्रिन बाथरूम भी है, मेरा करकट है। हाँ, बाकी आबादी है मेरी। मेरे जमीन चाहिए। जमीन कैसी है? और आप जमीन आबादी है और वो जो है मेरा चक है, बीच में वो है, सब मेरा कब्जा है। और 50 साल से ऊपर का ही सब कब्जा है, बांस पेड़ सब कुछ गूलर उलर है। मतलब 2-3 पुश्त आप हाँ, आज भी है। वो तो गांव वाले भी बता देंगे, अगर कोई सीबीआई जांच हो, पूछे किसी से, सब लोग जानते हैं, पूरे गांव वाले। हाँ, अचानक में आपको लग रहा है कि आपको क्या लगता है कि बीच में ये जमीन को रजिस्ट्री करा परेशान कर रहे हैं? हाँ, परेशान। ये चोरी से नहीं लिखा लिया। कौन कौन है ये लोग? लिखाने वाला यही लालचंद की पत्नी शारदा है, लेकिन अब वरासत हो गई। राजेश, दिनेश, परवेश, ब्रिजेश, लड़कों के नाम वो मर गई तो वरासत हो गए। हाँ, और कब्जा आज भी नहीं पाए, जबरी कर रहे हैं। राजस्व टीम आई क्या बोली? हाँ, राजस्व टीम आई क्या बोली? राजस्व वाले आते हैं तो कहते हैं भाई छोड़ दो, और फिर कहते हैं, कोई कहता है बांट लो आधे आध। मैं कहा आधे आध बांटूँ कैसे? आबादी है एक तरफ बंजर है। जिसका मसला है वो बांटे, जिसका झगड़ा है वो बांटे। ये मेरा आबादिया थोड़ी लेगा वो। हाँ, अब भी न्यायालय में भी 9 साल हो गया चलते। हाँ, चाहते यही है कि मेरा जो कब्जा है मेरा मिलना चाहिए। खाली लिखा है तो खाली जहाँ है वहाँ ले। कागज में मेरा जो है कब्जा भी लिखा है, आज भी कब्जा है, हर जगह मेरा कब्जा है। न्यायालय में भी कमीशन पर भी कब्जा है, दस्तावेज में भी कब्जा है, मौके पर भी कब्जा है। और गलत कुछ नहीं है, जो मैं दस्तावेज में लिखाया हूँ वही कमीशन पर भी है, वही मौके पर भी है। क्या चाहते हैं एसपी साहब के यहाँ है क्या? एसपी साहब के यहाँ ये चाहता हूँ कि जो मेरा कब्जा है 10 आदमी के देखने में गांवपुर के, वो मुझसे मिलना चाहिए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर,